Hello, champions. My name is Tapesh Saxena, and I welcome all of you to this wonderful platform of Supergrades created by Top Rankers. How are you all? I am very sure that you must be keeping a very good care of your health and fitness and must be focusing on the upcoming exams. So, today's session is going to be all about scoring 90 plus marks in the IPM quant section, and we are going to discuss many insights, many things, many ways of doing that. And definitely, this session is going to be very useful for you. If you just watch everything that I am going to share with you, you will definitely be able to score good marks in the quant section of IPM exam. So before I start, I just introduce myself. As you all know that my name is Tapesh Saxena. I have scored 100 percentile in the quant section of CAT and 99.99 percentile in LRDI section of CAT. I have been teaching the students preparing for competitive exams since 2005. So it has been a long time of 19 years. I have obtained 40 plus IM calls for GDPI and I have so far taught at least 3 lakh students. So that is all about myself. And in today's class, as I said, we are going to discuss the ways, methods, tricks, and techniques to score 90 plus marks in the IPM quant section. First of all, before we start with this topic, we have to understand the pattern of the paper. We have to be very, very, very sure about the pattern of the paper. In case if you are not aware of that, please note down each and everything. So in the agenda of this session, पहली चीज जो होने वाली है वो है आईपी मैट इंदौर एग्जाम का पैटर्न. अब मैंने आईपी मैट इंदौर का ही एग्जाम क्यों लिया है? बिकॉज वंस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम then all other IPM exams are a baby thing for you, right? एकदम बच्चों जैसा लगेगा आपको. डिफिकल्टी लेवल वाइज आईपी मेट इंदौर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सबसे हाई है और इतना हाई है कि फिर बाकी एग्जाम्स आपको काफी आसान लगते हैं उसके सामने. ठीक है, तो अगर आपने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ, रीजनिंग तो खैर इंदौर के एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यस अदर एग्जाम्स में रीजनिंग का लेवल जो है वो यहाँ के मैथ्स के लेवल से काफी कम होता है. ठीक है, so if you prepare very well for IPMET Indore exam, you will be done with the preparation of all the other IPM exams. Then उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वांट सेक्शन का सिलेबस. एज सच IIM इंदौर ने कभी भी सिलेबस जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हमारे पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे हम एक आइडिया लगाते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं. देन प्रिपेयर करने के लिए आपके पास अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं उस पर भी हम थोड़ी सी लाइट डालेंगे, थोड़ा सा आपको एनलाइटन करेंगे और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे स्टडी प्लान का बेसिक आइडिया क्या होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए. अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ें अलग होने वाली हैं, बट अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो देन डेफिनेटली द थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर यू. ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ऑल डूज एंड डोंट्स वी विल आल्सो डिस्कस इन दिस सेशन. सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. ठीक है, तो आईपी मैट इंदौर, आई गेस कि आप सभी लोगों को पता है कि मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं जो कि आईएम इंदौर में चलाए जाते हैं, जिसमें एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट होता है जिसमें बीबीए और एमबीए आपको एक साथ करवाया जाता है. 5 इयर्स का कोर्स होता है. इट इज़ अ वेरी लुक्रेटिव कोर्स. आपको बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं. इफ़ यू डू रियली वेल ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ 5 इयर्स, you may land up at a package of 60 lakh per annum, 70 lakh per annum, 80 lakh per annum. There is no upper limit as such. Everything depends on your confidence and your talent. ठीक है, और कितना सिंसियर रहते हो, कितने अच्छे से कोर्स को फिनिश करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक, लेकिन ऑब्वियसली गेटवे तो यही है, दरवाजा तो यही है. अगर आपको इतना अच्छा फ्यूचर चाहिए तो आपको सबसे पहले इसी एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा. और अब अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम क्वांट सेक्शन बोलते हैं वो दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और दोनों पार्ट्स में हमें अलग अलग कट ऑफ को क्लियर करना पड़ता है. रिमेंबर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दोनों पार्ट्स में कट ऑफ को हमें अलग अलग क्लियर करना पड़ता है. राइट, इसका मतलब
जो हमारा ऐसे सेक्शन है सब्जेक्टिव असेसमेंट है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, मतलब आप मैक्सिमम 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि टाइम लिमिट भी होती है, आपको हर सेक्शन के लिए सिर्फ 40 मिनट्स का ही टाइम मिलता है, तो क्योंकि टाइम लिमिट भी होती है तो इसलिए आप बहुत ज्यादा हाई तो नहीं जा सकते, राइट। बट जो हमारा लास्ट ईयर का ट्रेंड है उससे हमें पता चलता है कि अराउंड 25 मार्क्स के आसपास भी अगर हमने स्कोर कर लिया तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, तो अपने दिमाग में जो नंबर रखेंगे वो थोड़ा सा हाई रखेंगे। We will always look at scoring more than 35 marks in the first part of the paper, ठीक है। Similarly, in the second part of the paper ये MCQs है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आंसर ऑप्शंस होते हैं। पहले वाले 15 क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर एंटर करना है। आपको एक कीबोर्ड दिया जाएगा स्क्रीन पर, आपको उसको प्रेस करके आंसर अपना एंटर करना है, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस में आंसर ऑप्शंस होंगे, आपको सिर्फ आंसर ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपको पता है कि जब आंसर ऑप्शंस होते हैं तो देन आंसर ऑप्शंस आल्सो बिकम वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत उपयोगी बन जाते हैं। वहां से क्वेश्चंस कई बार आंसर ऑप्शन से भी क्रैक हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप और ज्यादा स्कोर करने के बारे में सोच सकते हो, राइट। यहाँ 30 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और कुल मिलाकर 120 मार्क्स आपको ऑफर किए जाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें से कितना समेट पाते हो, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में 45 क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चंस में +4 के हिसाब से सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं, तो 180 मार्क्स का पेपर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पहला सेक्शन है सब्जेक्टिव असेसमेंट वाला, इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि आपको आंसर सिर्फ लिख के बताना है, तो डेफिनेटली वहां पर टास्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है। तो आईएम्स ने आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन बाकी दोनों सेक्शंस में निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गैस वर्क करोगे, तुक्का लगाओगे, तो डेफिनेटली आपको अगर आंसर रॉन्ग हुआ तो -1 की पेनल्टी भी लग जाएगी। तो संभाल के अच्छे से, फ्लूक्स बहुत इंटेलिजेंट गैस कर सकते हो तो करो, अदरवाइज तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है और उसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड देन व्हाट वी कैन से इज कि फर्स्ट सेक्शन में तो मैंने बताया कि आपको 35 का टारगेट रखना चाहिए दिमाग में, हालांकि कट ऑफ इससे काफी कम भी हो सकता है। दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। हो सकता है पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाए तो कट ऑफ जो है वो 22-23 पर आ जाए। थोड़ा सा इजी पेपर आया तो हो सकता है 26-27 पर हो, 30 पर हो, 31 पर हो। बट इन एनी केस अगर पेपर बहुत इजी भी आया, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट का भी कॉन्सेप्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी 35 से ऊपर होगा। तो इसलिए आप 35 प्लस का स्कोर अपने दिमाग में डेफिनेटली रखिए। एंड देन अब अगर हम देखते हैं तो दूसरा जो सेक्शन है इसी तरीके से उसमें 55 प्लस स्कोर करना है, ये अपने माइंड में अभी से फिट कर लीजिए। और वर्बल एबिलिटी में 130 प्लस, ये बच्चों कंपेरेटिवली काफी इजी सेक्शन होता है इस एग्जाम में, राइट। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली वोकैब बेस्ड, ग्रामर बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो सकते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चंस भी होते हैं कई बार। तो इसीलिए यहाँ पर हम बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके बहुत अच्छा स्कोर ला भी सकते हैं। खासतौर से अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स या किसी भी और लैंग्वेज को, जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, अगर उन लोगों को इसमें अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली दे विल हैव टू पुट इनटू अ वेरी गुड और वेरी लाइक गुड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। अच्छे से मेहनत करके जाना पड़ेगा। ये सेक्शन बहुत स्कोरिंग होता है, इसी में सबसे ज्यादा स्कोर लाने की हमें लगातार कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 130 से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, 180 का पूरा सेक्शन होता है। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, आज का हमारा डिस्कशन क्वांट सेक्शन पे है। हालांकि वर्बल एबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बट दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर क्लास और सम लाइक इंग्लिश टीचर विल डिस्कस दैट थिंग विद यू। तो अभी क्वांट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट चीज जो दिमाग में आती है कि सर पढ़ना क्या क्या है अगर क्वांट के सेक्शन में हमें अच्छा स्कोर लाना है, सब्जेक्टिव असेसमेंट में भी और एमसीक्यूज में भी, तो हम क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि अगर आपके 7th 8th 9th और 10th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है
तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो उनकी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, वो कर लो। 7th 8th 9th और 10th क्लास का मैथ्स जो है उसको एक बार अच्छे से थ्योरी को रिवाइज कर लो। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट रिवाइज एटलीस्ट द एंटायर थ्योरी फ्रॉम ऑल दी 4 बुक्स, क्योंकि वहां पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होना जरूरी है। तभी आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने के बाद आपको लाखों में करोड़ों में पैकेज मिलता है, तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। ठीक, तो व्हाट वी कैन से इज कि हमें अच्छा होना पड़ेगा मैथ्स में, हमारे बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो अगर नहीं है तो 10-15 दिन का एक समय जो है स्टार्टिंग का, वो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने में लगा दो। उसके बाद फिर ये सिलेबस देख लो, राइट। इसमें जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो अच्छा रहने वाला है, राइट। एटलीस्ट 10th क्लास का बच्चा या 11th क्लास का बच्चा उसको सॉल्व कर पाएगा, ऐसा 8th 9th क्लास के बच्चे शायद इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का इसका डिफिकल्टी लेवल रहता है। तो अब अगर हम देखें तो अरिथमेटिक के पार्ट में रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। बहुत कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, किसी भी अरिथमेटिक की बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। मार्केट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए मैथ्स की ऑलमोस्ट जितनी बुक्स अवेलेबल है उनमें सब में ही ये सारे टॉपिक्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, राइट। उसके बाद देखोगे तो सेकंड पार्ट होता है नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स का। दिस इज अगेन लाइक वेरी पॉपुलर पार्ट, ये भी लगभग सभी एग्जाम्स में पाया जाता है, लेकिन अरिथमेटिक से थोड़ा कम पॉपुलर है। इसमें नंबर्स का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब हर टाइप के नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, तो इन सब की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस आते हैं। रिमाइंडर के क्वेश्चंस जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के साथ मिक्स करके भी आपसे पूछे जाते हैं। तो प्योर एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मिक्स भी हो सकता है। फैक्टर मल्टीपल के क्वेश्चंस के साथ रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मिक्स किया जा सकता है। यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए हमें रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। फैक्टर मल्टीपल क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड देन उसके बाद फैक्टोरियल एक नया चैप्टर हो सकता है आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने 11th और 12th क्लास में मैथ्स नहीं पढ़ी है उनके लिए ये नया वर्ड हो सकता है। तो ये भी होता है, क्योंकि इस फैक्टोरियल को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और फैक्टोरियल का यूज जो है वो फिर हम एंड में यहाँ परमिटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा करते भी हैं। उसके बाद फिर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेकिन स्क्वायर्स और क्यूब्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी होते हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो अलजेब्रा पार्ट, राइट। दिस इज लाइक स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं हो 11th 12th में, तो इसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सीरियसली थोड़ा ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। तो अलजेब्रा का जो पार्ट है उसमें एक्सप्रेशन, सिंपल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक के बाद थोड़े से हायर डिग्री इक्वेशंस भी आने के चांसेस होते हैं, क्यूबिक भी आ सकता है, पावर 4 वाला भी आ सकता है, सो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इक्वेशंस के बाद फंक्शंस भी इसमें पूछ लिए जाते हैं, ग्राफ्स भी आ जाता है, इनइक्वालिटीज, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लॉगरिथम्स, एक्सपोनेंशियल्स, उसके बाद मैक्सिमा, मिनिमा, डेकार्टेज रूल, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है वो क्लास 11th का टॉपिक है ज्यादातर बोर्ड्स में, और मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसके, मेरे ख्याल से एग्जाम से पहले काफी टाइम होता है, वैसे अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, और मेरे ख्याल से अगर आप प्रिपरेशन स्मार्टली स्टार्ट कर रहे हो तो 4-5 महीने का टाइम तो लेके चलोगे ही कम से कम, राइट। डिपेंड करता है ये सेशन आप कब देख रहे हो उसके ऊपर। अगर आपके पास कम टाइम है तो शायद इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा टाइम है तो इसको कवर करो, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में एक साथ, राइट। एक आध आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इकट्ठे 2-3 आ गए और आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो करना तो पड़ेगा। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन वाला पार्ट, ये क्लास 6 क्लास 7 से हम ज्योमेट्री मेंसुरेशन में जितनी चीजें पढ़ते हैं सब आती हैं क्लास 11th 12th के लेवल तक, राइट।
तो इसमें लाइंस भी आ जाते हैं, एंगल्स की प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, पॉलीगॉन्स, एरिया के सारे कॉन्सेप्ट्स, पेरीमीटर के सारे कॉन्सेप्ट्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, इन सारे 2D और 3D फिगर्स का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी लग सकते हैं। सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट्स, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स, ये सब कुछ हमसे पूछा जाता है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में। ठीक है, तो काफी बड़ा सेक्शन होता है, ये भी बहुत बड़ा एरिया होता है। अगर मैं नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बताऊं तो अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है, इसको अगर आप डेली 2-3 घंटे पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से इसको 2 वीक में खत्म कर सकते हो। हर चैप्टर जो है वो एक एक दिन या 2-2 दिन में फिनिश हो जाता है, डिपेंड करता है आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। आई विल अगेन टेल यू द सेम थिंग, इफ योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इन प्लेस then definitely go back to the books of 7th, 8th, 9th and 10th, revise them, revise the entire theory, all the concepts, all the formulas, and then come back, solve the questions of the difficulty level of this exam. You will be able to do, or you will be able to finish every chapter in 1 or 2 days, right? तो डेफिनेटली ये सारे चैप्टर्स आप 2 वीक के अराउंड खत्म कर सकते हो। सिमिलरली नंबर्स में भी मुझे नहीं लगता कि 2 वीक से ज्यादा का टाइम लगता है। अगेन सेम थिंग, बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन फिर अगर हम एलजेब्रा की बात करें तो इसमें आपको करीब करीब 1 मंथ लगता है आइडियली, राइट? मैं बहुत इंटेलिजेंट या बहुत ज्यादा मैथमेटिकली ओरिएंटेड बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका मैथमेटिक्स में नेचुरली दिमाग बहुत तेज चलता है, उनको तो शायद 2 वीक या 10 दिन में भी सारी चीजें समझ में आ सकती हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज, राइट, जितने बच्चे आते हैं बैच में उसमें से 70, 80, 90% बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको कम से कम 1 महीने का टाइम यहाँ पर लगेगा। 1 महीने का टाइम कम से कम ज्योमेट्री में भी लगेगा, राइट? तो उस हिसाब से ये दोनों मिलाकर 1 मंथ हो गया, ये 1 मंथ हो गया, ये 1 मंथ हो गया, तो 3 मंथ की प्रिपरेशन तो यहीं पर हो जाएगी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आता है। ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में रेशियोज, आइडेंटिटीज, जो हम क्लास 9th से पढ़ना शुरू करते हैं वो सारी चीजें। उसके बाद फिर इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एलजेब्रा में भी अगर आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, राइट? मतलब यहाँ पर भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनकी आपसे पूछी जाती है। और यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो वो हमें पूरा आना चाहिए। फॉर्मूले जो है या ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लास 11th के लेवल तक हमें सब पता होना चाहिए। क्लास 12 छोड़ सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह नहीं आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉज नहीं आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन क्लास 11th के लेवल तक की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है। और सिमिलरली इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी क्लास 11th लेवल तक के हो सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न मैथ्स वाला पार्ट आता है। मॉडर्न मैथ्स वाले पार्ट में मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और सेट थ्योरी दिखाई देता है। इन केस अगर आप देख नहीं पा रहे हैं स्लाइड पर तो ध्यान से सुन लीजिए कि जो पॉइंट नंबर 6 है वो है मॉडर्न मैथ्स। और मॉडर्न मैथ्स में आते हैं आपके 5-6 टॉपिक्स, एक परमिटेशन, एक कॉम्बिनेशन, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है सेट थ्योरी और एक होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में भी क्लास 8th 9th से शुरू करके आपको जाना पड़ेगा कम से कम क्लास 11th के लेवल तक, राइट? उतनी स्टैटिस्टिक्स को आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। क्लास 12th तक अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, हम श्योरली नहीं बोल सकते आगे आ जाए तो, लेकिन अगर आपने 11th तक कवर कर लिया तो यू आर वेरी सेफ। जितना स्कोर मैंने बोला है उस हिसाब से आप काफी सेफ रहोगे, उतना स्कोर तो डेफिनेटली कर पाओगे, राइट? और परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ये सारी चीजें भी क्लास 11th में ही मिलती हैं, तो इसलिए हमें कम से कम क्लास 11th तक का मैथ्स जो है वो अच्छे से आना चाहिए। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वांट सेक्शन ऑफ दिस एग्जाम, है ना? चलिए वेरी गुड। तो अब समझ लेते हैं कि स्टडी प्लान में बेसिक चीजों का ध्यान क्या रखेंगे। अच्छा, स्टडी प्लान से पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सब हम करेंगे कहाँ से, राइट? वेयर इज द मटेरियल, वेयर आर द बुक्स, क्या आपको सजेस्ट कर सकते हो? तो मैं बोलूंगा यस। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको फुल कोर्स के लिए जाना चाहिए, राइट? फुल कोर्स, क्योंकि फुल कोर्स जो होता है किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी कोचिंग क्लास बनाती है तो डेफिनेटली उसमें ही आपको सबसे ज्यादा रेलिवेंट और सबसे अच्छा कंटेंट मिलता है। और यहाँ पर तो हम टॉप रैंकर्स का कंटेंट देखें और सुपर ग्रेड्स का, टॉप रैंकर्स में ही है सुपर ग्रेड्स,
तो सुपर ग्रेड्स का कंटेंट अगर हम देखें तो वो तो एबव एंड बियॉन्ड है, मतलब मार्केट में बाकी की जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उनसे और ज्यादा रेलिवेंट, उनसे और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और उनसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी आगे है, राइट। आप जब सुपर ग्रेड्स का कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले मिलते हैं आरएसएम। आरएसएम का मतलब होता है रैंकर्स स्टडी मटेरियल। इसको पढ़ने के बाद यूजुअली बच्चे रैंकर बन जाते हैं, उनके अच्छी रैंक्स आ जाते हैं एग्जाम में। इसमें सभी सेक्शंस के, एसए के, एमसीक्यूज के, वर्बल एबिलिटीज के इनफ नंबर ऑफ बुक्स होते हैं। बहुत सारे बुक्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि 3-4 महीना तो आपको यही खत्म करने में लग जाता है। इतना सफिशिएंट मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद टॉपिक टेस्ट होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। ऑनलाइन टॉपिक टेस्ट से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जैसे जैसे आरएसएम फिनिश करते जाओगे, जैसे जैसे आप चीजों को एक एक करके फिनिश करोगे, वैसे वैसे आप टॉपिक टेस्ट सॉल्व करते जाओगे। ये सारे टॉपिक टेस्ट टाइम बाउंड होते हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड की भी प्रैक्टिस होती है। आपको ये समझ में आता है कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हो। उसके बाद फिर फाइनली एक्चुअल एग्जाम पैटर्न के ऊपर होते हैं। सिमिलरली जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपके मैथ्स के सारे टॉपिक खत्म हो गए तो फिर आप मैथ्स के सेक्शन टेस्ट अटेम्प्ट करो। अगर आपके इंग्लिश के सारे टॉपिक्स हो गए तो आप इंग्लिश के सेक्शन टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ से आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा और बढ़ता है। टॉपिक टेस्ट आपको 30-30, 20-20, 40-40 मिनट के मिलेंगे छोटे छोटे। फिर सेक्शनल टेस्ट जो है वो आपको और बड़े मिलने लगेंगे, और उसके बाद फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी पूरी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। टोटल एग्जाम में 2-2.5 घंटे आपको बैठना है, तो उसी लेंथ के, उसी पैटर्न के, उसी तरीके से डिजाइन किए हुए सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें तो यहाँ पर हैं। इसके बाद भी आपका पेट ना भरे, दिमाग ना भरे, आपको और सॉल्व करने का मन है, तो बच्चों फिर आपको मिलता है ग्रांड मास्टर बॉक्स। ग्रांड मास्टर बॉक्स में आपको मिल जाते हैं हॉट्स वाले क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब आप और ऊपर के लेवल पे जाके और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाता है, इसमें भी इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। और इस ग्रैंड मास्टर बॉक्स के साथ आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व्ड मिल जाते हैं, ठीक है। जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व मिल जाते हैं ग्रैंड मास्टर बॉक्स के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही मटेरियल ज्यादातर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, फिर भी बाय द वे आप में से किसी ने कर लिया तो उसके बाद फिर आपके लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस तो है ही, जिसमें अगेन टीचर्स जो हैं वो आपको हर सेशन में 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। आपको शीट्स मिल जाते हैं, होम असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए और बहुत सारा मटेरियल पैदा हो जाता है, राइट। तो कुल मिला के अगर आप इस पूरे मटेरियल को ध्यान से देखोगे तो आपके हाथ में कम से कम नहीं तो 7-8 हज़ार क्वेश्चन लगने वाले। अगर आप एक दिन में मान लो सारी चीजें मिलाकर भी 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, तो 8 हज़ार को 50 से भी डिवाइड करोगे ना तो 400 दिन लगेंगे। मतलब ये करीब करीब 1 साल का मटेरियल है उस बच्चे के लिए जो डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, राइट। और अगर आपके पास 4-5 महीने का टाइम है तो शायद से तो फिर आप ये मटेरियल जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो गया, आपको डेली के डेली 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, इतना है कि आप अगर इसको पूरा सॉल्व कर लिया तो एग्जाम में आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो सॉल्व की हुई लगेंगी, सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा, नई चीजें आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो ये जो लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस हैं ये सब एक्सपर्ट्स के द्वारा लिए जाते हैं जो 100% अपने अपने फील्ड में प्रोफिशिएंट हैं और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी हैं। तो डेफिनेटली आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे इनपुट्स बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। उसके बाद फिर टेलीग्राम पर डेडिकेटेड ग्रुप्स हैं जिसमें आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं, और देख लो, राइट, ठीक है। आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाते हैं जो कि सिर्फ आपके बैच के हैं या आपके जैसे ही एग्जाम जो आईपीएम की तैयारी कर रहे हो उन्हीं बच्चों के हैं, तो वहां पर आपको एक डेडिकेटेड टीचर भी मिल जाता है डाउट सॉल्विंग के लिए, और वो पूरा ग्रुप भी रहता है। इस ग्रुप में हम ऐसा नहीं करते हैं कि 10, 12, 15, 20 हज़ार बच्चे हमने भर रखे हैं, इसमें मुश्किल से 100, 150, 200 बच्चे तक होते हैं बस, जिससे कि डाउट्स जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके, आपको बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो डेली बेसिस पे रेगुलरली यहाँ पर डाउट सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद फिर आपके मेंटरिंग सेशंस भी होते हैं, आपके जितने भी कंसर्न्स हैं उनका सारा लोड हम ले लेते हैं, राइट। आपको सब समझाते हैं, किसी सेक्शन में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कैसे आएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कैसे लगेगा,
ये सारी बातें, राइट। शेड्यूल नहीं बन पा रहा है तो शेड्यूल भी बनाने में हम आपकी हेल्प कर देंगे। कहीं डीमोटिवेशन हो रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई और कोर्स दिमाग में चल रहा है, पापा मम्मी कुछ और बोल रहे हैं, किसी भी टाइप की कंसर्न है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसको हम केटर करते हैं और आपको सही तरीके से आगे लेकर चलते हैं, भटकने बिल्कुल नहीं देंगे आपको, ठीक। तो ये हमारा कुल मिलाकर सबसे बड़ा रिसोर्स तो यही है। अगर आपको ये मिल जाता है तो फिर मेरे ख्याल से आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आप में से कोई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और सब कुछ कर ले, तो जैसा मैंने बताया बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़ ही लेना चाहिए। अगर जिनका भी मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है वो एक बार 7th से लेके 10th तक की बुक्स रिवाइज कर लो, 11 12th की तो फिर आपके कोर्स में ही कवर हो जाएंगी, राइट, उसमें से जितना आता है एग्जाम में। उसके बाद मार्केट में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, तो वो आप एक बार कोर्स वोर्स ज्वाइन कर लोगे, कांटेक्ट में आ जाओगे तो बता सकते हैं। ये वीडियो जो है ये पेड वीडियो तो है नहीं और यहाँ पर हम किसी और का प्रमोशन करेंगे भी नहीं, तो अभी नहीं बताएंगे। बट यस, अगर आप कनेक्शन बना लोगे हमारे साथ तो हम बता देंगे कि मार्केट में से कौन कौन से बुक्स आप ले सकते हो। उसके बाद अगर देखोगे तो इंग्लिश वाले सेक्शन में वर्बल एबिलिटी में अच्छा करने के लिए, और जब आपका रिटन टेस्ट निकल जाएगा तो फिर इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको डेफिनेटली अपनी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाना है, रीडिंग हैबिट्स को भी बढ़ाना है, राइट। और साथ ही साथ में आपके पास एक एक्सपोजर भी होना चाहिए पूरी दुनिया भर के ऑथर्स का, पूरी दुनिया में कहाँ कैसा क्या चल रहा है। तो उसके लिए आपको नॉवेल्स एंड मैगजीन्स भी सजेस्ट कर दिए जाएंगे, राइट। न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश का पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, कम से कम आधा घंटा तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लो। उससे आपको वर्बल एबिलिटी सेक्शन में और आफ्टरवर्ड्स इंटरव्यू में बहुत फायदा होगा, ठीक। उसके बाद पजल्स के बुक सॉल्व करने से आपकी रीजनिंग की स्किल्स बढ़ेंगी, मैथ्स में भी आपको काफी फायदा दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप मार्केट से कर ले सकते हो, ठीक। उसके बाद स्टडी प्लान में आपकी फिलॉसफी क्या होगी, सोच क्या होगी, कैसे बनाओगे, राइट। तो सबसे पहले तो यह है कि मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी डेली सिर्फ एक एक टॉपिक के बारे में सोचो कि आज हम क्या पढ़ेंगे। मान लो मैंने मैथ्स में परसेंटेज ले लिया, इंग्लिश में मैंने ले लिया कि आज मैं ए से स्टार्ट होने वाले 20 नए वर्ड्स लर्न करूंगा, राइट, या 30 ले लो या 40 ले लो, ये आपका आज का टारगेट है। तो डेली का टारगेट बनाओ और उसके ऊपर अच्छे से वर्क करो, जो भी टारगेट आज का बनाया है वो आज फिनिश होना चाहिए, ठीक है। तो डेली टारगेट के हिसाब से आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके पूरे वीक के टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे। पूरे वीक का जो टारगेट है वो मैथ्स में, राइट, पूरा एक टॉपिक खत्म करने के बारे में होना चाहिए, पूरा एक चैप्टर खत्म करने के बारे में होना चाहिए। कि अगर मैं डेली मैथ्स के 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो शायद मैं एक वीक में अरिथमेटिक का बहुत बड़ा पार्ट खत्म कर सकता हूँ या नंबर्स का बहुत बड़ा पार्ट खत्म कर सकता हूँ। 2 वीक में शायद मैं पूरा चैप्टर फिनिश कर सकता हूँ। तो वीकली टारगेट चैप्टर्स के हिसाब से सोचो, डेली टारगेट हमेशा टॉपिक के हिसाब से सोचो, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी। उसके बाद मंथली टारगेट्स बनाओ। मंथली टारगेट्स का जो सोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं आज की डेट में कोई मॉक टेस्ट देता हूँ, मान लो कि उसमें मेरे ओवरऑल 70 मार्क्स आते, तो क्या एक महीने बाद ये 70-100 तक जा सकता है, राइट। एकदम से ऐसे मत सोचना कि हमें 300 मार्क्स बनाने हैं एक ही बार में, राइट। क्या आ तो रहा है हमारा 70-80 और हम सोच रहे हैं 300 के बारे में, राइट। केवल हर 15 दिन में, हर महीने में अगर अपने मार्क्स 30-30, 40-40 भी बढ़ाते जाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और सोचो कि 30-40 मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, उस हिसाब से अपने डेली और वीकली टारगेट्स बनाओ। डेफिनेटली मंथली टारगेट में आपको जो मार्क्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक द स्टडी प्लान। मैं स्टडी प्लान डायरेक्टली बता नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप में से सभी लोग अलग अलग जगह पर खड़े हैं। कुछ लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, कुछ ने 1 महीने कर लिए, कुछ ने 2 महीने, कुछ ने 3 महीने। तो बस ये फिलॉसफी दिमाग में रखो और इसके हिसाब से अपना डेली का एक स्टडी प्लान बना लो। और मेरे ख्याल से अगर चाहो तो उसमें फिर हेल्प भी मिल सकती है। इफ यू ज्वाइन दी कोर्स तो मेंटरशिप सेशंस में हम शेड्यूल बनाने में, स्टडी प्लान बनाने में आपकी और भी ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे मदद कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि एमसीक्यू सेक्शन, या यहाँ पर हम एक्सपर्ट टिप्स तो किस चीज को बोले, मैं ये बोलूंगा कि ये हमारे ओवरऑल डूज एंड डोंट्स हैं कि जब हम किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, यह हम अभी से समझ लें। सबसे पहले अगर हम क्वांट की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो बच्चों के दिमाग में एक बहुत
बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है कि हर क्वेश्चन में शॉर्टकट लग जाएगा, सर तो बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट सिखा देंगे, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट अगर मेरे एक्सपीरियंस से पूछो तो बच्चों ऐसा नहीं होता, राइट। हार्डली आपके 15 क्वेश्चंस ऐसे के और 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के, कुल मिला के 45 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं पूरे पेपर में। और 45 में से मुश्किल से, मतलब ज्यादा से ज्यादा भी आप देखोगे तो 10 एक क्वेश्चन में शॉर्टकट्स लगेंगे, बाकी नहीं लगेंगे। तो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो अपने दिमाग में लेकर जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि शॉर्टकट्स आज की डेट में एक ऐसी चीज है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है। हर टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, हर टीचर कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कनेक्ट कर रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो शॉर्टकट्स एक ऐसी चीज है ना कि आज की डेट में सबको पता है, तो उसमें कोई कंपटीशन बचता भी नहीं है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि टीचर ने मुझे बता दिया तो किसी और को दुनिया में नहीं पता होगा, राइट। सारे लोगों को पता होगा, तो इसलिए वो जो 10 क्वेश्चन है जो शॉर्टकट से सॉल्व हो सकते हैं वो तो सब कर लेंगे, उसमें कोई कंपटीशन बचता ही नहीं है। तो इसलिए याद रखो कि शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन हमें भी करना है। लेकिन सिर्फ उसके ऊपर रिलाय नहीं करना, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को भी प्रिपेयर करना है, सारे क्वेश्चंस में आपका दिमाग चलना चाहिए। नए टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम, इतने स्ट्रांग आपके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, राइट। हमेशा कहता हूं मैं कि कोई भी वीकनेस छोड़ना ही नहीं है। जितनी भी चीजें पढ़ी जा सकती हैं एग्जाम के लिए सब पढ़ो, सारी चीजें करो। क्योंकि अगर किसी में वीकनेस है तो वो आईएम में जाने के लायक ही नहीं है, बहुत सीधी सी बात, राइट। अगर मैं आईएम का इंटरव्यूअर हूँ या डायरेक्टर हूँ या वहाँ का प्रोफेसर हूँ तो मैं किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहूंगा जिसके अंदर वीकनेसेस हैं। तो इसलिए कोई वीकनेस मत छोड़ो, सारा मैथ सारी इंग्लिश सब कुछ तैयार करने की कोशिश करो, अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालो, राइट। वीकनेसेस के साथ लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। नहीं होता है थोड़ा और एफर्ट डालो, नहीं होता है और एफर्ट डालो, लेकिन कोशिश करते रहो लगातार, कभी ना कभी जरूर होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अपने टेस्ट स्कोर्स का हमेशा ट्रैक रखो, या हमेशा ट्रैक रखो कि इस वीक में मैंने जो जो भी टेस्ट दिए उनके स्कोर्स क्या है, फिर नेक्स्ट वीक में, फिर नेक्स्ट वीक में। और देखो कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से टेस्ट में जो स्कोर्स है वो अच्छे आ रहे हैं या नहीं। नहीं आ रहे हैं तो टीचर्स की हेल्प लो। तो डेफिनेटली आपको जो भी आपके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनसे अपनी प्रोग्रेस को समझने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी कि सर मैं सही जा रहा हूँ या नहीं। हर 15 दिन में ये चीज डिस्कस करनी पड़ेगी। नहीं करोगे हो सकता है बाद में आपको पता चले कि यार मैं तो सही नहीं गया, तो फिर अब एग्जाम तो बहुत क्लोज आ जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली हर 10-15 दिन में ये प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने टीचर्स को दिखाते रहो और उनकी हेल्प लेते रहो ये समझने में कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, मुझे कुछ और करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो डाउट्स पूछो सब्जेक्ट्स के, मैथ्स के भी इंग्लिश के भी, जितने पॉसिबल हैं। उससे आपके डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होंगे, उससे आपको ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी पता चलेंगे, ठीक है। मैथ्स में तो बहुत जरूरी है कि आपको हर क्वेश्चन जो है वो 3-3 4-4 5-5 तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो, राइट। 10 में से शायद एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक सिंगल मेथड ही लगती है, वो उसी तरीके से सॉल्व हो सकता है। लेकिन बिलीव मी कि 10 में से कम 7-8 क्वेश्चंस में हमें हमेशा 2-3-4-5 मेथड मिल जाते हैं। तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड्स पता होने चाहिए, सो दैट कि एग्जाम में आप ये डिसाइड कर सको कि यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। अगर आपको मेथड्स पता ही नहीं होंगे तो आप सोचोगे कैसे, फिर तो जो पता है उसी से करना पड़ेगा और हो सकता है आपको बहुत सारा टाइम लग जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आपके हाथ में ही है, मोबाइल, राइट। तो मोबाइल का सही तरीके से यूज करो, केवल पढ़ाई के लिए, केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए, केवल करियर को आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल का यूज होगा तो ज्यादा अच्छा है। बाकी चीजों के लिए होगा तो वो आपकी जिंदगी को बहुत खराब कर सकता है, बहुत अलग डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो मोबाइल एट द सेम टाइम इज अ बून एंड एट द सेम टाइम इट इज अ, लाइक, मेरे ख्याल से एविल भी है। तो इसीलिए थोड़ा सा उसको संभाल के रखना, उसको अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, आप हमेशा मोबाइल को कंट्रोल करो, ठीक है। और सिमिलरली टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, तो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखो, ना कि उनके कंट्रोल में आप हो जाओ, राइट। उससे आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे, आपका दिमाग हमेशा सही चलता रहेगा कि मुझे कब कहाँ कितना समय किस चीज को देना है, राइट। सारी चीजें आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करेंगी।
वीकली टारगेट, डेली टारगेट, मंथली टारगेट, इसके ऊपर आपके सारे डिसीजंस बेस्ड होने चाहिए। उसके बाद फाइनली अगर हम देखें तो मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहो। बाहर से जो मोटिवेशन आएगा, जो मैं दूंगा या कोई भी टीचर या आपका फ्रेंड या मम्मी पापा, वो बहुत देर तक काम नहीं करेगा, मैक्सिमम 1-2 दिन, फिर वो धुआं धुआं हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा। आपको अगर मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को खुद मोटिवेट करना सीखो। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। हर रोज सुबह उठते हो अपने आप को कहो कि आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे यूजफुल डे होने वाला है, राइट। तो अपने हर दिन को बहुत ज्यादा यूजफुल बनाओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये कमिटमेंट अपने आप को रोज सुबह दोगे तो आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन में जाएगा, राइट। So every morning you have to do a promise to yourself that I am going to study a lot today. I am going to move forward today. I am going to take one step closer to my dream college, right? तो हर दिन आपको एक एक कदम आगे बढ़ाते जाना है, ठीक। तो चलिए फिर इस सेशन को इसी पॉजिटिव नोट के साथ यहीं पर फिनिश करेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें और सारे के सारे वीडियोस जो हैं आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो आपको 100% हर वीडियो से नॉलेज मिलेगी, हर सेशन से नॉलेज मिलेगी। तो नॉलेज जो है वो लगातार लेते रहें, ठीक है। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। एंड यस, ये 2-3 चीज़ें और हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू रीच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू रीच कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू रीच कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप आते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपको टेलीग्राम पर भी हम मेंबर बना लेंगे, ठीक है। तो these are the things that you can do to reach us, to connect with us, right? So yes, my name is Tapesh Saxena and I say goodbye, tata, bye bye to all of you. Have a wonderful time, all the very best. Keep a very good care of your health and fitness.